अध्याय 583 एक अधिपति का क्रोध। काले घूंघट वाली महिला की मृत्यु ने उस पुरुष के चेहरे के हाव भाव पूरी तरह बदल दिए। पासा बहुत तेजी से पलट चुका था। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि नकुल शॉ इतनी जल्दी वापस आ जाएगा और प्रकट होते ही पर्पल डिस्ट्रक्शन की ब्लेड का उपयोग करेगा। यहाँ तक कि कंकाल जैसे दिखने वाले डिवीजन लीडर अरूप के चेहरे पर भी अविश्वास के भाव थे। नकुल शॉ ने जिस व्यक्ति को मारा था वह स्मॉल ओरिजिन कोर रेल्म के अंतिम चरण का स्तर प्राप्त कर चुकी थी। सच तो यह है कि पर्पल डिस्ट्रक्शन की ब्लेड केवल उन लोगों के लिए खतरा बन सकती थी जो स्मॉल ओरिजिन कोर रेल्म के शुरुआती चरणों में थे। हालांकि ये डिवीजन लीडर अरूप और उस खूंखार दिखने वाले व्यक्ति जैसे मध्य चरण के योद्धाओं के लिए भी खतरा थी, लेकिन यदि वे इसके लिए तैयार होते तो ये खतरा काफी कम हो जाता। फिर भी स्मॉल ओरिजिन कोर रेल्म के अंतिम चरण के योद्धा के लिए इसका जोखिम बहुत सीमित था। नकुल शॉ की सफलता का मुख्य कारण विंग्स ऑफ विंड एंड लाइटनिंग और ब्लेड ऑफ पर्पल डिस्ट्रक्शन का संयोजन था। पहला कारण ये था कि यात्रा के दौरान ही पर्पल डिस्ट्रक्शन की ब्लेड को सघन कर लिया गया था। हालांकि उसने पर्पल डिस्ट्रक्शन विंड लाइटनिंग का केवल 20-30% ही आत्मसात किया था, लेकिन यह एंशिएंट ड्रीम रियलम की आभा के साथ मिल चुका था। इस कारण विनाश की शुद्ध शक्ति उस समय के विंड लाइटनिंग एम्परर से भी अधिक हो गई थी जब वे नकुल शॉ के समान स्तर पर थे। दूसरा कारण यह था कि विंग्स ऑफ विंड एंड लाइटनिंग में विंड लाइटनिंग तकनीकों की शक्ति बढ़ाने की क्षमता थी। इसके अतिरिक्त इन पंखों के सहयोग से नकुल शॉ के हमले की गति अत्यंत तीव्र थी। उस महिला की मृत्यु का दूसरा कारण उसकी अज्ञानता थी और यह तथ्य भी कि नकुल शॉ द्वारा उसके डार्क ज़ैड स्केलेटन को हराए जाने के बाद डिवीजन लीडर अरूप ने उसे पहले ही गंभीर रूप से घायल कर दिया था। हवा में दो अधिपतियों के बीच के टकराव से रूह कंपा देने वाले विस्फोट हो रहे थे। क्या? जेमिनाई सेड। नीचे दी गई स्थिति ने मेटल ट्रायंगल पायरेट धातु त्रिकोण समुद्री डाकू के कप्तान के चेहरे के भाव बदल दिए। मुख्य कारणों में से एक जिसके कारण उसने कमीज पहने उस बुजुर्ग को धमकाने की हिम्मत की थी वह उसके शक्तिशाली अधीनस्थ थे और अब नकुल शॉ ने उस बढ़त को नष्ट कर दिया था। हा, लगता है कि मैंने उस लड़के को चुनकर सही किया। गैन क्लाउड पवेलियन के तीसरे बुजुर्ग का चेहरा लाल हो गया और वे हंसते हुए अपने हमलों में और अधिक आक्रामक हो गए। वे ये सोचे बिना नहीं रह सके कि उन्होंने सही दांव खेला था। साथ जुड़ने से पहले बुजुर्ग ने केवल यह महसूस किया था कि नकुल शॉ साधारण नहीं है। उन्होंने नहीं सोचा था कि नकुल शॉ उन्हें इतना बड़ा सरप्राइज देगा। काले घूंघट वाली महिला की मृत्यु के साथ ही परिणाम स्पष्ट हो चुका था। पर्पल डिस्ट्रक्शन विंड लाइटनिंग विप बैंगनी विनाशकारी पवन बिजली का कोड़ा। नकुल शॉ ने अपने हाफ स्टेप ट्रू युआन को संचालित किया और हवा और बिजली का एक हल्का बैंगनी कोड़ा बनाया जिससे विनाश की आभा निकल रही थी क्योंकि वह हवा में चमक रहा था। पर्पल डिस्ट्रक्शन विंड लाइटनिंग विप ने पीछे से उस पुरुष अधिपति पर हमला किया जिससे कंकाल जैसे डिवीजन लीडर अरूप के साथ मिलकर एक घेराबंदी वाला हमला पिंसर अटैक बन गया। जे कंकाल डिवीजन लीडर अरूप हंसा और उसने अपने आक्रमण को तेज कर दिया जिससे उस भयानक दिखने वाले पुरुष को खून की उल्टियां करने पर मजबूर होना पड़ा। वह भयानक दिखने वाला व्यक्ति घबराने लगा। वह आमने सामने की लड़ाई में भी डिवीजन लीडर अरूप का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। अब की तो बात ही छोड़ दें। नकुल शॉ की सहायता ने जल्द ही उस व्यक्ति को निराशा में धकेल दिया। शू पर्पल डिस्ट्रक्शन विंड लाइटनिंग विप ने उस व्यक्ति के भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए। वह पवन और बिजली के कोड़े की चपेट में आ गया और फिर आग उगलते हड्डी के विशालकाय दानव डिवीजन लीडर अरूप द्वारा 2 टुकड़ों में काट दिया गया। हा, बहुत अच्छे। हवा में मौजूद बुजुर्ग उपहासपूर्ण तरीके से हंसे जबकि मेटल ट्रायंगल पायरेट के कप्तान का चेहरा ठंडी कातिलाना मंशा से भर गया जब उसने नकुल शॉ और डिवीजन लीडर अरूप की ओर देखा। उन दोनों की वजह से न केवल उसे वेल का कोई हिस्सा नहीं मिलने वाला था बल्कि उसे भारी नुकसान भी हुआ था। 100 दो अधिपतियों को मारने के बाद नकुल शॉ और कंकाल डिवीजन लीडर अरूप हवा में मेटल ट्रायंगल पायरेट के कप्तान की ओर लपके। तुम मौत को दावत दे रहे हो। मेटल ट्रायंगल पायरेट के कप्तान ने ठंडी मुस्कान के साथ अपनी ग्रेट ओरिजिन कोर रियलम की आभा को छोड़ा। ग्रेट ओरिजिन कोर रियलम की आभा सामान्य अधिपतियों की शक्ति को प्रतिबंधित और सीमित कर देती है। आइस इंपीरियल स्पीयर बर्फ का शाही भाला। नकुल शॉ ने अपने आइस इंपीरियल स्पीयर के असली रूप का आह्वान किया। प्रकाश में खूबसूरती से चमकता हुआ एक प्राचीन नीला भाला प्रकट हुआ। अब जबकि नकुल शॉ की रक्तरेखा ब्लडलाइन बहुत अधिक शुद्ध हो गई थी और उसकी नई हाफ स्टेप ओरिजिन कोर रियलम की साधना भी बढ़ गई थी, वह आसानी से आइस इंपीरियल स्पीयर के वास्तविक संस्करण को बुला सकता था। इसके अलावा एंशिएंट ड्रीम रियलम की आभा को सोखने के बाद इसकी शक्ति जागने लगी थी। बाम टिल्ड आइस इंपीरियल स्पीयर ने एक वर्जित ठंडी शक्ति छोड़ी जिसने आसपास की सभी भौतिक वस्तुओं को जमा दिया। वैम
मेटल ट्रायंगल पायरेट के कप्तान द्वारा जानबूझकर बनाई गई शॉकवेव आघात तरंग को भी आइस इंपीरियल स्पीयर ने बर्फ में बदल दिया, जो फिर टुकड़ों में बिखर गई। निस्संदेह सफलता प्राप्त करने के बाद नकुल शॉ की ताकत नाटकीय रूप से बढ़ गई थी। अब वह आइस इंपीरियल स्पीयर की अधिक शक्ति का उपयोग कर सकता था। जाओ, नकुल शॉ ने इशारा किया और भाले की एक प्रतिच्छाया मेटल ट्रायंगल पायरेट के कप्तान की ओर निकली, जिससे वह क्षेत्र जम गया। लिमिटलेस स्काई एक्सट्रीम डिमोनिक स्टैब असीम आकाश चरम राक्षसी प्रहार। कंकाल डिवीजन लीडर अरूप ने भी अपने अर्थ ग्रेड पृथ्वी स्तर हथियार से प्रहार किया, जो अंतरिक्ष को चीरता हुआ प्रतीत हुआ और दूसरी तरफ से मेटल ट्रायंगल पायरेट के कप्तान पर हमला किया। यहाँ तक कि एक ग्रेट ओरिजिन कोर रियलम का योद्धा भी दो असामान्य अर्थ ग्रेड हथियारों के संयुक्त हमले की अनदेखी नहीं कर सकता था। क्रैक बूम टिल्ड 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 मेटल ट्रायंगल पायरेट के कप्तान के चारों ओर की काली लोहे की ब्लेडों ने दोनों अर्थ ग्रेड हथियारों की शक्ति को पीछे धकेल दिया। सामान्य परिस्थितियों में वह नकुल शॉ और डिवीजन लीडर अरूप को अपनी आंखों में भी नहीं बसाता, महत्व नहीं देता, भले ही वे एक साथ हमला करें। हालांकि वहां एक और ग्रेट ओरिजिन कोर रियलम बुजुर्ग भी हमला कर रहे थे। आइस इंपीरियल स्पीयर की प्रतिच्छाया के फटने के बल ने उसकी गति धीमी कर दी और डिवीजन लीडर अरूप की 9 डेडली यिन बोन ने उसकी सुरक्षा को कमजोर कर दिया। इन छोटे प्रभावों की अनदेखी नहीं की जा सकती थी। ये दूसरे ग्रेट ओरिजिन कोर रियलम के साथ संतुलन बिगाड़ने के लिए पर्याप्त हो सकता था। एक अर्थ ग्रेड हथियार जो लगभग मध्य स्तर का है और एक विरासत में मिला अर्थ ग्रेड हथियार। मेटल ट्रायंगल पायरेट का कप्तान बेबसी महसूस कर रहा था। भले ही वह एक ग्रेट ओरिजिन कोर रियलम का योद्धा था, लेकिन उसका अर्थ ग्रेड हथियार कंकाल डिवीजन लीडर अरूप के हथियार जितना अच्छा भी नहीं था। उसी समय कमीज पहने बुजुर्ग हंसे और उन्होंने एक गुप्त तकनीक का उपयोग किया जिसने मेटल ट्रायंगल पायरेट के कप्तान की कमजोरी पर प्रहार किया। बूम! दो अधिपति स्वामियों के टकराव ने ऐसी आघात तरंगें शॉकवेव पैदा की जिन्होंने नकुल शॉ और कंकाल डिवीजन लीडर अरूप को दूर उड़ा दिया। आखिरकार वे ग्रेट ओरिजिन कोर रियलम के स्तर पर हैं। नकुल शॉ और डिवीजन लीडर अरूप अपने और एक ग्रेट ओरिजिन कोर रियलम योद्धा के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। शू शू शू! मेटल ट्रायंगल पायरेट के कप्तान के मुंह से खून टपकने लगा। उसने नफरत भरी नजरों से नकुल शॉ और डिवीजन लीडर अरूप की ओर देखा, फिर भी उनके हमले और तेज होते गए। बूम बूम बाम टिल्ड 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 टिल्ड! तीनों योद्धाओं ने मिलकर मेटल ट्रायंगल पायरेट के कप्तान पर हमला जारी रखा। पीछे हटो! मेटल ट्रायंगल पायरेट के कप्तान ने अपने दांत पीस लिए। उसने घातक आंखों से नकुल शॉ और डिवीजन लीडर अरूप की ओर देखा। लड़के, बेहतर होगा कि तुम मुझे दोबारा न मिलो। कप्तान ने बाकी समुद्री डाकुओं को पीछे हटने के लिए सुरक्षा प्रदान की। कई हजार मील तक पीछा करने के बाद समुद्री डाकुओं का कप्तान काफी घायल हो गया था, लेकिन कमीज पहने बुजुर्ग ने उसे बहुत ज्यादा मजबूर करने की हिम्मत नहीं की और पीछा छोड़ दिया। वे अभी भी उस विशाल महासागरीय वेल के मूल्य के बारे में सोच रहे थे। धन्यवाद! बुजुर्ग की मुस्कान बहुत चौड़ी थी और तीनों जल्द ही वेल के स्थान पर लौट आए। नकुल शॉ और कंकाल डिवीजन लीडर अरूप ब्लू लाइटनिंग सी स्काई शिप पर उतरे। क्या हम जीत गए? उस सुंदर महिला ने खुशी से कहा और प्रशंसा भरी नजरों से नकुल शॉ की ओर देखा। मेटल ट्रायंगल पायरेट्स को हराने में नकुल शॉ ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। नन्हे दोस्त, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बस मांग लो, कमीज पहने बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। वे नकुल शॉ जैसे प्रतिभाशाली युवक के प्रशंसक थे और उसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। ऐसे व्यक्ति की पृष्ठभूमि निश्चित रूप से साधारण नहीं होगी। बाकी सब छोड़ भी दें तो उन दोनों के पास एक असामान्य अर्थ ग्रेड हथियार था। वरिष्ठ, यदि आपने हमारी सहायता नहीं की होती तो हम कुछ ही दिनों में उस विशाल वेल के पेट में मर गए होते, नकुल शॉ ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। उसने न केवल कुछ मांगा बल्कि वेल का सारा हिस्सा भी बुजुर्ग को दे दिया। हमें वेल का कोई हिस्सा नहीं चाहिए। ये वरिष्ठ द्वारा हमारे प्राण बचाने का प्रतिफल हो सकता है, नकुल शॉ ने ईमानदारी से कहा। बुजुर्ग और दोनों युवाओं को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने उसे मनाने की कोशिश की। आखिरकार नकुल शॉ ने इतनी बड़ी भूमिका निभाई थी और फिर भी वह वेल का कोई हिस्सा नहीं चाहता था। इस युवक की पृष्ठभूमि निश्चित रूप से साधारण नहीं है। वह संभवतः किसी 2 स्टार 2 सितारा संप्रदाय से आता है, या शायद वह किसी आध्यात्मिक पवित्र भूमि स्पिरिचुअल सेक्रेड लैंड्स से संबंधित हो सकता है। बुजुर्ग ने ब्लू लाइटनिंग सी स्काई शिप को दूर जाते हुए देखकर आह भरी। शायद मैं अपने जीवन में फिर कभी ऐसा प्रतिभाशाली युवक नहीं देख पाऊंगा। महिला के चेहरे पर निराशा छा गई और उसने मन ही मन आह भरी। अपने कबीले में वह एक विलक्षण प्रतिभा थी, 100 साल में एक बार दिखने वाली प्रतिभा। फिर भी शुरू से अंत तक उस युवक ने उसकी ओर ठीक से देखा तक नहीं। चलो शुरू करते हैं।
बुजुर्ग ने दोनों युवाओं का नेतृत्व किया और व्हेल के शरीर का विच्छेदन करना शुरू किया। चूंकि व्हेल का शरीर बहुत बड़ा था, इसलिए तीनों ने सबसे मूल्यवान हिस्से से शुरुआत करने का फैसला किया ताकि कुछ अनहोनी होने पर नुकसान न हो। कुछ समय बाद बुजुर्ग व्हेल के शरीर के अंदर दाखिल हुए। मुझे व्हेल का दिल क्यों नहीं दिख रहा? बुजुर्ग हैरान थे। बर्फ से ढके एक क्षेत्र से खून बह रहा था और वहां कटने के कई निशान थे। दिल यहीं होना चाहिए था। बुजुर्ग के चेहरे के भाव बदल गए। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा और उनके मन में एक बेचैन करने वाला विचार आया। जेमिनाई सेड। उन्होंने अपना हाथ लहराया और पास की बर्फ को पिघलाने के लिए अपने ट्रू युआन को संचालित किया। बर्फ ने एक छोटे महल के आकार के क्षेत्र को ढका हुआ था और यह स्पष्ट था कि किसी ने वहां से कुछ खोदकर निकाला था। क्या ये हो सकता है? एल्डर डीप के चेहरे पर घृणा के भाव उभर आए। अगले ही पल बूम, शूं टिल्डर 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 टिल्डर, हर तरफ खून की फुहारें फूट पड़ी जिससे एल्डर डीप पूरी तरह भीग गए। आखिरकार वह भी उसी स्थान पर थे जहां दिल होना चाहिए था। जैसे ही बर्फ पिघली, सारा रुका हुआ खून अचानक बाढ़ की तरह हर तरफ बहने लगा। कुछ समय बाद शू, खून से लथपथ एक बदहाल बुजुर्ग व्हेल के शरीर से बाहर कूदे। कमीने लड़के टिल्डर 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 टिल्डर। गुस्से से भरी एक ठंडी आवाज पूरे समुद्र में गूंज उठी और एक ग्रेट ओरिजिन कोरवियलम की विनाशकारी आभा प्रकट हुई। अध्याय 584, हृदय रक्तसार और ब्लड एसेंस। ब्लू लाइटनिंग सी स्काईशिप अपनी पूरी गति से असीमित महासागर में लगभग 10 या 20 हजार मील तक यात्रा करता रहा और फिर समुद्र की गहराइयों में गोता लगा गया। इसके बाद नकुल शॉ ने जहाज को दिशा थोड़ा बदलने और भी गहराई में जाने का आदेश दिया। सटीक निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स के बिना समुद्र में किसी जहाज को ढूंढना सुई खोजने जैसा था। इसके अलावा यह विशेष जहाज छिपकर चलने स्टील्थ में माहिर था। जहाज के भीतर नकुल शॉ ने चैन की सांस ली। स्वामी, यदि हम घोस्ट कॉप्स कर्सर एरे का उपयोग करें तो हमें किसी भी ग्रेट ओरिजिन कोरवियलम के अधिपति से डरने की आवश्यकता नहीं है, कंकाल डिवीजन लीडर अरूप ने कहा, लेकिन नकुल शॉ ने अपना सिर हिला दिया। बेहतर यही है कि बहुत अधिक परेशानी पैदा न की जाए। जब से उसने लॉर्ड अंगद को घायल किया था, उसके भीतर मृत्यु की भावना और भी प्रबल हो गई थी। वह अब किसी और ग्रेट ओरिजिन कोरवियलम के अधिपति से सीधे मुकाबला नहीं करना चाहता था, इसलिए वह बस वहां से निकल गया। पहले हुए टकराव ने यह भी दिखा दिया था कि डिवीजन लीडर अरूप, नकुल शॉ और एक ग्रेट ओरिजिन कोरवियलम योद्धा के बीच स्पष्ट अंतर था। कंकाल डिवीजन लीडर अरूप, ये रही वह चीज जो तुम चाहते थे। नकुल शॉ ने अपना हाथ लहराया और डार्क ज़ेड स्केलेटन की टूटी हुई हड्डियों का ढेर डिवीजन लीडर अरूप को दे दिया। हड्डियों का ये ढेर एक सॉवरेन अधिपति के कंकाल का था। इन हड्डियों में मिस्टिक डार्क क्रिस्टल बोन और कुछ अन्य दुर्लभ खजाने मिश्रित हैं। कंकाल डिवीजन लीडर अरूप खुशी से झूम उठा। एजोर फ्लावर कॉन्टिनेंट नीलपुष्प महाद्वीप में मिस्टिक डार्क क्रिस्टल बोन का एक या दो टुकड़ा मिलना भी कठिन था। जेमिनाई सेड, धन्यवाद स्वामी, इस मिस्टिक डार्क क्रिस्टल बोन की मदद से मेरी हड्डियां और भी मजबूत हो जाएंगी। संसाधन प्राप्त करने के बाद कंकाल डिवीजन लीडर अरूप तुरंत एकांत साधना सेक्लूजन में चला गया। 10,000 घोस्ट पल प्रेत शवों और हड्डियों को मजबूत करने वाली साधना करने वालों के लिए बेहद उपयुक्त था। अब जबकि डिवीजन लीडर अरूप को और अधिक प्रेत शव बनाने की आवश्यकता नहीं थी, उसके पास साधना के लिए अधिक समय था। नकुल शॉ सोचने लगा, कंकाल डिवीजन लीडर अरूप अभी भी उसके नियंत्रण में था, इसलिए उसकी ताकत बढ़ाना ठीक था। इसके अलावा उसके पास मदद के लिए एंशियंट ड्रीम रियलम था, साथ ही पर्पल सेंट रूइंस से मिले ढेर सारे संसाधन भी थे। खेती साधना की गति के मामले में वह डिवीजन लीडर अरूप से पीछे नहीं रहने वाला था। सोने पर सुहागा ये कि उन्हें अभी अभी विशाल महासागरीय व्हेल का हृदय रक्तसार मिला था, जो किसी के आधार और अस्तित्व की स्थिति को बढ़ा देता था। आधे दिन बाद नकुल शॉ ने ऊपर एक शक्तिशाली ग्रेट ओरिजिन कोरवियलम की आभा को महसूस किया, जो तेजी से गुजर गई। ऐसा लगा कि यह गिरीश क्लाउड पवेलियन के तीसरे बुजुर्ग एल्डर डीप थे। असीमित महासागर में 1000 मील दूर, बेहतर होगा कि तुम मेरे हाथ न आओ लड़के। कमीज पहने एल्डर डीप 2 कनिष्ठों जूनियर्स के साथ समुद्र के ऊपर उड़ रहे थे। एक ग्रेट ओरिजिन कोरवियलम योद्धा के उबलते गुस्से को महसूस करते हुए दोनों युवाओं की कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि बुजुर्ग जानते थे कि इस असीमित महासागर में एक अकेले जहाज को खोजने की संभावना न के बराबर थी। शू, ग्रेट ओरिजिन कोरवियलम की वह आभा दूर और बहुत दूर चली गई। समुद्र की गहराइयों में ब्लू लाइटनिंग सी स्काईशिप के भीतर नकुल शॉ और उसके साथियों के पसीने छूट गए। वे लगभग पकड़े ही जाने वाले थे। कई घंटों बाद जब जहाज कुछ दूरी तय कर चुका था और खतरे के कोई संकेत नहीं थे, नकुल शॉ को लगा कि अब जहाज को सतह पर लाकर उड़ाने का समय आ गया है।
कप्तान, ब्लू लाइटनिंग सी स्काई शिप कई महीनों तक व्हेल के शरीर के चिपचिपे एसिड से प्रभावित रहा है। इसके ढांचे हल्क को नुकसान पहुंचा है, जिससे इसकी गति धीमी और सुरक्षा कमजोर हो गई है, स्मृति ने रिपोर्ट दी। यह जहाज की पूरी जांच के बाद निष्कर्ष निकाला गया था। क्या हम इसे ठीक कर सकते हैं? नकुल शॉ की भौहें सिकुड़ गईं। जहाज पहले से ही धीमा था और यदि उन्होंने क्षति को ठीक नहीं किया तो यह और भी खराब हो जाएगा और गति और भी कम हो जाएगी। जहाज एक प्रकार की मशीन है जिसे एरे, व्यू, लोहारों और धातु के नियमों की आवश्यकता होती है। भले ही हमारे पास संसाधन हो, हम इसे ठीक नहीं कर सकते, स्मृति ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। कुछ नाविक वास्तव में पेशेवर नहीं थे, लेकिन इस दौरान प्रशिक्षण लेकर वे वास्तविक नाविक बनने के करीब पहुंच गए थे। हालांकि उनके लिए जहाज की मरम्मत करना कठिन काम था। हमें इसे ठीक करने के लिए एक द्वीप और एक लोहार ढूंढना होगा, स्मृति ने सुझाव दिया। लगता है कि अब यही एकमात्र रास्ता है, नकुल शॉ ने बेबसी से आह भरी। उसकी मंजिल बहुत दूर थी, बिना जहाज की मदद के उसका बहुत सारा समय बर्बाद होता जिसका उपयोग वह साधना में कर सकता था। इसलिए जहाज की मरम्मत में कुछ समय बिताना ही बेहतर था। मैं इस अवसर का उपयोग जहाज की गति बढ़ाने के लिए भी कर सकता हूं, नकुल शॉ ने फैसला किया। इसका मतलब था कि उसे 1000 फ्लोइंग आइलैंड्स जोन, 1000 बहते द्वीपों का क्षेत्र में एक डेसोलेट आइलैंड जैसा कोई द्वीप ढूंढना होगा और जहाज को अपग्रेड करना होगा। 1000 फ्लोइंग आइलैंड्स जोन। नकुल शॉ के दिमाग में एक नक्शा उभरा। इस क्षेत्र का आकार गुवानलू आइलैंड्स जोन से कहीं बड़ा था। पास में 3 द्वीप क्षेत्र और एक डेसोलेट माउंटेन के आकार के 7 या 8 छोटे द्वीप बिखरे हुए प्रतीत हो रहे थे। हम वॉइड ओशन स्पिरिचुअल पैलेस, शून्य महासागर आध्यात्मिक महल। नकुल शॉ को वॉइड ओशन स्पिरिचुअल पैलेस नामक एक अद्वितीय स्थान मिला जिसका प्रतीक चिन्ह अन्य सभी से अलग था। वॉइड ओशन स्पिरिचुअल पैलेस, वह क्या है? नकुल शॉ ने स्मृति से पूछा, लेकिन उसने कहा कि उसने भी इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। एक पुराने नाविक ने उत्तर दिया, पौराणिक वॉइड ओशन स्पिरिचुअल पैलेस, शून्य महासागर आध्यात्मिक महल। उस पुराने नाविक ने जल्द ही उन्हें इसके बारे में जानकारी दी। वॉइड ओशन स्पिरिचुअल पैलेस एक उच्च श्रेणी का बाजार और एक छोटे आकार का पुनःपूर्ति केंद्र, रीस्टॉकिंग पॉइंट था। जाहिर तौर पर असीमित महासागर में इसका सर्वोच्च स्थान है क्योंकि यह स्पिरिचुअल सेक्रेड लैंड्स, आध्यात्मिक पावन भूमि द्वारा नियंत्रित है। समुद्री डाकुओं को तो छोड़ ही दें, 1 स्टार और 2 स्टार संप्रदाय भी इसका अपमान करने का साहस नहीं करते। पुराने नाविक का ज्ञान सीमित था। स्पिरिचुअल सेक्रेड लैंड्स। नकुल शॉ तुरंत समझ गया कि वॉइड ओशन स्पिरिचुअल पैलेस निश्चित रूप से कोई सामान्य बाजार नहीं था। पूरे कैंग महासागर में केवल 3 आध्यात्मिक पावन भूमियां थीं, ट्रू मार्शल सेक्रेड लैंड, फ्लोटिंग ड्रीम सेक्रेड लैंड और 10,000 वुड सेक्रेड लैंड। ये ऐसी जगहें थीं जो सामान्य द्वीप क्षेत्रों से कहीं ऊपर थीं और वहां कथित तौर पर 3 स्टार, 3 सितारा शक्तियां भी थीं। कोई आश्चर्य नहीं कि पर्पल सेंट पार्शियल स्पिरिट ने वॉइड ओशन स्पिरिचुअल पैलेस पर एक विशेष निशान लगाया था। तो हमारा गंतव्य वॉइड ओशन स्पिरिचुअल पैलेस होगा। हम वहां अपनी किस्मत आजमाएंगे। नकुल शॉ ने मार्ग की पुष्टि की। उनकी वर्तमान गति के साथ वहां पहुंचने में उन्हें लगभग 10 दिन लगेंगे। कप्तान के केबिन के भीतर नकुल शॉ बैठ गया और अपनी चेतना को अपनी इंटरस्पेशियल रिंग, अंतरिक्ष अंगूठी में विलीन कर दिया और उसे वेल का दिल मिल गया। अगर इसे बहुत देर तक बाहर छोड़ दिया गया तो वेल के दिल की ऊर्जा खत्म हो जाएगी। मुझे जल्द से जल्द हृदय रक्तसार निकालना होगा। नकुल शॉ की आंखें चमक उठीं। आधे दिन के बाद ब्लू लाइटनिंग सी स्काई शिप समुद्र के एक शांत हिस्से में दाखिल हुआ। नकुल शॉ ने यह सुनिश्चित करने के लिए चारों ओर देखा कि पास में कोई शक्तिशाली शिकारी जीव तो नहीं है। फिर उसने वह विशाल हृदय बाहर निकाला और रक्तसार इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कंकाल डिवीजन लीडर अरूप, नन्हा चोर बिल्ली, स्मृति और अन्य नाविकों ने भी मदद की। आखिरकार जिस वेल की मृत्यु हुई थी उसका अस्तित्व वॉइड गॉड रियलम, शून्य देव स्तर के करीब था, इसलिए उसमें बहुत सारा हृदय रक्तसार मौजूद था। अगले आधे दिन के बाद रक्तसार को सफलतापूर्वक निकाल लिया गया और एक गहरे हरे रंग की लौकी गॉड में जमा कर दिया गया। ये लौकी नकुल शॉ को पर्पल सेंट रूइंस में पहली बार प्रवेश करते समय बिच्छू की गुफा में मिली थी। ये लौकी एक अनोखी वस्तु थी जो चीज़ों को ताज़ा रख सकती थी, यहाँ तक कि संक्षारक एसिड को भी। यह आत्माओं को भी संचित कर सकती थी। कथित तौर पर एक वॉइड गॉड रियलम किंग ने अपनी आत्मा को इसी लौकी में रखा था और 100 साल बाद एक शरीर चुरा लिया था। टप टप हृदय रक्तसार जल्द ही सुरक्षित रूप से लौकी में भर गया। चून की लौकी अंदर की वस्तुओं को ताज़ा रखती थी। नकुल शॉ ने राहत की सांस ली। फिर उसने एलिक्सिर ऑफ लाइफ, जीवन का अमृत की आखिरी बूंद भी उसी में डाल दी। इस क्षण हर कोई जलती हुई उत्सुक आंखों से उस लौकी की ओर देख रहा था।
हर किसी को एक एक कटोरा मिल सकता है और उपकप्तान को एक पूरा पीपा बैरल मिल सकता है। नकुल शॉ धीरे से मुस्कुराया। उसने अनुमान लगाया कि रक्तसार की मात्रा एक छोटे कमरे को भरने के लिए पर्याप्त थी। धन्यवाद कप्तान। स्मृति और उसके साथी बेहद कृतज्ञ थे। हृदय रक्तसार एक पौराणिक वस्तु थी। इसके अलावा जिस वेल से उन्होंने इसे प्राप्त किया था उसका अस्तित्व सामान्य असीमित महासागरीय वेल से कहीं ऊपर था। ये पहले से ही पौराणिक रक्तसार अब एक सुपीरियर क्वालिटी सर्वोच्च गुणवत्ता की वस्तु बन चुका था। इस द्रव्य का एक कटोरा भी शरीर पर मलने के बाद किसी व्यक्ति का कायाकल्प कर सकता था। वे इसे पतला करके कई बार उपयोग भी कर सकते थे। एक पीपा रक्तसार का उपयोग करने के बाद स्मृति का अस्तित्व और आधार नाटकीय रूप से बढ़ जाने वाला था। कंकाल डिवीजन लीडर अरूप को भी एक पीपा बैरल मिला और मिस्टिक डार्क क्रिस्टल बोन के साथ इसका उपयोग करने से उसकी हड्डियां और भी मजबूत होने वाली थीं। कप्तान, यदि आपके पास अतिरिक्त हृदय रक्तसार है तो आप इसे जहाज में मिला सकते हैं, जिससे जहाज की आभा और आग समुद्र के और करीब हो जाएगी। साथ ही यह आभा अन्य समुद्री जीवों को डराकर दूर रखेगी, एक पुराने नाविक ने सुझाव दिया। मैं इस बारे में सोचूंगा, नकुल शॉ ने सिर हिलाया। जहाज की मरम्मत के समय इस सुझाव पर अमल किया जा सकता था। कप्तान के केबिन के भीतर नकुल शॉ हृदय रक्तसार से भरे एक पीपे में बैठ गया और उसके रक्त और हड्डियों से एक गर्माहट का एहसास होने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया वह गर्माहट और भी प्रबल होती गई, यहाँ तक कि वह झुलसाने वाली गर्मी में बदल गई। 1 घंटे बाद नकुल शॉ के अंगों सहित उसका पूरा शरीर पूरी तरह से शुद्ध हो गया। भले ही उसका शरीर पहले से ही एक सॉवरेन अधिपति के स्तर तक पहुंच चुका था, फिर भी वह हृदय रक्तसार के दर्द और दबाव को महसूस कर सकता था। साथ ही उसने अपने अस्तित्व की स्थिति को भी शुद्ध होते हुए महसूस किया और उसके पूरे शरीर से एक सुन्न कर देने वाली संवेदना गुजरी। यदि कोई सामान्य ट्रू लॉर्ड रैंक का योद्धा हृदय रक्तसार के पूरे पीपे में बैठ जाता तो उसकी हड्डियां और मांस फट जाते और उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। भाग्यवश सभी नाविकों ने या तो पतला किया हुआ हृदय रक्तसार इस्तेमाल किया था या फिर बहुत कम मात्रा में उसका उपयोग किया था। ये कहा जा सकता था कि हर कोई इस हृदय रक्तसार से प्रभावित हुआ था, लेकिन जिनका आधार और साधना कमजोर थी उन्हें इसका बेहतर परिणाम मिला। जेमिनाई सेड, अध्याय 585, ठीक सामने। नकुल शॉ हृदय रक्तसार और ब्लड एसेंस में डूबा हुआ था और उसे आत्मसात करते हुए बिल्कुल निश्चल था। मात्र 3 दिनों के संक्षिप्त अंतराल में उसने महसूस किया कि उसका शरीर और अस्तित्व की स्थिति दोनों बढ़ गए हैं। इस क्षण उसके शरीर के हर इंच में एक शक्तिशाली आभा समाहित थी और उसकी इंद्रियां पहले से कहीं अधिक तीव्र हो गई थीं। म्याओ म्याओ, नन्ही चोर बिल्ली नकुल शॉ के सहारे टिकी हुई थी और वह भी कुछ हृदय रक्तसार सोख रही थी। टप टप, जल्द ही हृदय रक्तसार का वह पीपा पूरी तरह से अवशोषित हो गया। इतनी जल्दी? नकुल शॉ थोड़ा हैरान था। हृदय रक्तसार का एक पीपा नाविकों के लिए कई महीनों तक उपयोग करने के लिए पर्याप्त था और यहाँ तक कि कंकाल डिवीजन लीडर अरूप के सोखने की गति उसकी गति की केवल 1/3 थी। नकुल शॉ की आंखें चमकी जब उसने नन्ही चोर बिल्ली की ओर देखा। हालांकि वह छोटी थी, लेकिन कम से कम आधा हृदय रक्तसार उसी ने सोख लिया था। इसके अलावा वह नन्ही चोर बिल्ली एंशियंट ड्रीम रियलम, प्राचीन स्वप्न लोक की आभा को भी सोख लेती थी। श्वा, नकुल शॉ एक बार फिर एंशियंट ड्रीम रियलम, प्राचीन स्वप्न लोक में प्रविष्ट हुआ। इस बार वह अपनी 10 सांसों तक टिकने के रिकॉर्ड को तोड़ने में सफल रहा, क्योंकि हृदय रक्तसार ने उसके शरीर का शुद्धिकरण कर दिया था। किसी का शरीर जितना शक्तिशाली होता वह प्राचीन स्वप्न लोक में उतनी ही देर तक टिक सकता था। 9 सांसें, 10 सांसें, 11 सांसें। नकुल शॉ ने अपना नया रिकॉर्ड बनाना जारी रखा। ये किस तरह का आयाम है? क्या यहाँ कोई जीवित प्राणी भी हैं? नकुल शॉ इस दुनिया के बारे में सोचने लगा। रेत के हर कण में अपार शक्ति समाहित थी। नकुल शॉ ने अपनी आंखों से उस लोक का निरीक्षण किया। उसके पैरों के नीचे धरती थी, वह दूर बड़े पेड़ों को देख सकता था और ऐसा लग रहा था जैसे पक्षियों के चहकने और नदी के बहने की आवाज़ें आ रही हों। क्या वास्तव में यहाँ अन्य जीव हो सकते हैं? नकुल शॉ का हृदय कांप उठा। ये कल्पना करना भी कठिन था कि प्राचीन स्वप्न लोक के प्राणी कितने शक्तिशाली होंगे। 12 सांसें, 13 सांसें, 15 सांसें। वाह! नकुल शॉ 15 सांसों तक टिकने में सफल रहा, जिसके बाद उसने मुंह से खून की उल्टी की। वापस जहाज में पहुंचकर मैंने बहुत सुधार किया है, नकुल शॉ ने अपने मुंह से खून पोंछते हुए संतोष व्यक्त किया। फिर उसने तेजी से प्राचीन स्वप्न लोक की आभा को सोख लिया। वास्तविक दुनिया में जब वह उस लोक में रुकता तो उसका शरीर उसकी आभा से भर जाता था। म्याओ म्याओ, नन्ही चोर बिल्ली ने भी उत्साहपूर्वक प्राचीन स्वप्न लोक की आभा को सोखा। टप टप, इंसान और बिल्ली दोनों हृदय रक्तसार में डूबे रहे और साथ मिलकर प्राचीन स्वप्न लोक की आभा को आत्मसात किया।
मेरे अस्तित्व की स्थिति और शरीर सामान्य अधिपतियों की तुलना में भी काफ़ी मजबूत हैं। वे वास्तव में एक ग्रेट ओरिजिन कोर रियलम अधिपति के करीब पहुंच रहे हैं। नकुल शॉ ने एक गहरी सांस ली। जब उसने हृदय रक्तसार का एक पीपा समाप्त किया तब तक 2 नाविकों ने अपने कटोरे का 5वां हिस्सा भी खत्म नहीं किया था। हालांकि तब भी उन नाविकों के शरीर और अस्तित्व की स्थिति में भारी सुधार हुआ था। चूंकि उनका शुरुआती स्तर कम था, इसलिए हृदय रक्तसार का उन पर अधिक प्रभाव पड़ा। एक नाविक जो लेट स्टेज ट्रू लॉर्ड रैंक पर था, उसने नकुल शॉ द्वारा उपयोग किए गए रक्तसार का केवल 10वां हिस्सा इस्तेमाल किया था और उसके अस्तित्व की स्थिति और शरीर पहले से ही पीक ट्रू लॉर्ड रैंक के करीब पहुंच रहे थे। अगर यह जारी रहा तो कुछ नाविकों के अस्तित्व की स्थिति 1 वर्ष के भीतर हाफ सटेप ओरिजिन कोर रियलम तक पहुंच जाएगी। नकुल शॉ अपनी जीभ चटकाए बिना नहीं रह सका। अस्तित्व की स्थिति स्टेट ऑफ बीइंग साधना कल्टीवेशन के समान नहीं थी, इसे एक प्रकार का आधार माना जाता था। किसी का आधार जितना मजबूत होगा, उसमें उतनी ही अधिक क्षमता होगी। उपयोगकर्ता के अस्तित्व की स्थिति जितनी कमजोर होगी, हृदय रक्तसार जैसी चीज का प्रभाव उतना ही अधिक होगा। दूसरी ओर, यदि किसी के अस्तित्व की स्थिति पहले से ही बहुत उच्च है, जैसे कि पीक ग्रेट ओरिजिन कोर रियलम, तो हृदय रक्तसार का प्रभाव बहुत कम होगा। और यदि कोई वॉइड गॉड रियलम का विशेषज्ञ इसका उपयोग करता, तो शायद कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। अगले 6 या 7 दिनों तक नकुल शॉ और नन्ही चोर बिल्ली ने हृदय रक्तसार के 2 और पीपे इस्तेमाल किए और वे फिर से प्राचीन स्वप्न लोक में प्रविष्ट हुए। इस बार नकुल शॉ 20 सांसों तक टिकने में सफल रहा। लगता है कि मेरे अस्तित्व की स्थिति और भी बढ़ गई है। जब मैं 100 सांसों तक टिकने में सक्षम हो जाऊंगा तब मैं इधर उधर चलने की कोशिश करूंगा, नकुल शॉ ने सोचा। वर्तमान में वह इस रहस्यमयी आयाम के अंदर बमुश्किल खड़ा हो पा रहा था। यहाँ का दबाव उसके लिए कोई अन्य क्रिया करना कठिन बना देता था। उसने अभी तक चलने की कोशिश करने की हिम्मत भी नहीं की थी। यह एक ऐसे व्यक्ति की तरह था जो एक बड़ा पत्थर उठाए हुए हो, भले ही वे उसे बमुश्किल पकड़ने में सफल हों, लेकिन चलने की कोशिश करने पर पत्थर उन्हें गिरा सकता था। इसलिए नकुल शॉ ने अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया। एक बार जब वह 100 सांसों की समय सीमा तक पहुंच जाएगा, तो वह प्राचीन स्वप्न लोक में घूमने का प्रयास करेगा। शू ब्लू लाइटनिंग सी स्काईशिप असीमित महासागर के ऊपर उड़ता रहा। हृदय रक्तसार प्राप्त किए 10 दिन बीत चुके थे। नाविकों पर इसका प्रभाव नकुल शॉ और नन्ही चोर बिल्ली से भी अधिक हुआ था। इसके अलावा कंकाल डिवीजन लीडर अरूप ने भी हृदय रक्तसार और मिस्टिक डार्क क्रिस्टल बोन को आत्मसात किया था और उसकी ताकत भी नाटकीय रूप से बढ़ गई थी। स्वामी, मुझे लेट स्टेज स्मॉल ओरिजिन कोर रियलम में प्रवेश करने के प्रयास के लिए शायद 2 या 3 महीने एकांत साधना की आवश्यकता होगी। कंकाल डिवीजन लीडर अरूप की आवाज़ सुनाई दी। नकुल शॉ का दिल धड़क उठा। उसने नहीं सोचा था कि डिवीजन लीडर अरूप की ताकत इतनी बढ़ गई है कि वह पहले ही लेट स्टेज के लिए प्रयास करेगा। उसने उसे नहीं रोका। वास्तव में उसने डिवीजन लीडर अरूप को हृदय रक्तसार का एक और पीपा दे दिया। कप्तान, जहाज की क्षति और भी खराब होती जा रही है और इतनी लंबी उड़ान के बाद इसकी गति धीमी हो रही है, जेमिनाई सेड। स्मृति ने रिपोर्ट दी। ये सुनकर नकुल शॉ की भौहें सिकुड़ गईं। ब्लू लाइटनिंग सी स्काईशिप को जितनी जल्दी हो सके ठीक करना जरूरी था। भाग्यवश वॉइड ओशन स्पिरिचुअल पैलेस शून्य महासागर आध्यात्मिक महल तक पहुंचने के लिए हमें केवल 1 या 2 दिन और चाहिए, स्मृति ने आगे कहा। वॉइड ओशन स्पिरिचुअल पैलेस, मुझे निराश मत करना। उसके दिमाग में 1000 फ्लोइंग आइलैंड्स जोन का नक्शा उभर आया और पूरे द्वीप क्षेत्र में केवल एक ही वॉइड ओशन स्पिरिचुअल पैलेस था। गुवानलू द्वीप क्षेत्र और एजियोर आइलैंड्स जोन, जहां एजियोर फ्लावर कॉन्टिनेंट स्थित था, में भी केवल एक ही थे। वॉइड ओशन स्पिरिचुअल पैलेस को एक अद्वितीय प्रतीक के साथ चिन्हित किया गया था और यह कुछ द्वीपों से भी अधिक महत्वपूर्ण था। बेशक कैंग महासागर का सबसे आकर्षक हिस्सा 3 आध्यात्मिक पावन भूमियां स्पिरिचुअल सेक्रेड लैंड्स थीं। ये रेखाएं, नकुल शॉ ने पाया कि नक्शे की कुछ रेखाएं एक दूसरे को काट रही थीं। उदाहरण के लिए, तीनों आध्यात्मिक पावन भूमियों के बीच रेखाएं थीं जो एक त्रिभुज बना रही थीं। इसके अलावा कुछ अद्वितीय स्थानों पर भी ये रेखाएं मौजूद थीं। ट्रू मार्शल सेक्रेड लैंड। नकुल शॉ ने देखा कि वॉइड ओशन स्पिरिचुअल पैलेस और ट्रू मार्शल सेक्रेड लैंड के बीच एक हल्की लाल रेखा थी जिसके बीच में लाल क्रॉस का निशान था। जैसे ही वह नक्शे का निरीक्षण कर रहा था, उसके दिल में खतरे की भावना उमड़ पड़ी और पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो गई। उसकी आत्मा के भीतर मौजूद डेथ आई, मृत्यु की आंख की आभा कांप उठी। पेंग 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 पेंग। नकुल शॉ ने अपनी गॉड स्पिरिचुअल आई, ईश्वरीय आध्यात्मिक आंख की धड़कन महसूस की और वह एक गहरी सांस लिए बिना नहीं रह सका। खतरा पहले से कहीं ज्यादा करीब है। नकुल शॉ स्पष्ट रूप से जानता था कि इसका क्या मतलब है।
सामान्य परिस्थितियों में जब वह समुद्र की गहराई में या पर्पल सेंट रूइंस में होता था तो खतरे का एहसास कम हो जाता था। नकुल शॉ ने अनुमान लगाया कि यह खतरा दूरी से संबंधित था। यदि वह किसी विशेष स्थान पर होता तो खतरे की अनुभूति प्रभावित होती थी। मृत्यु का जहाज द शिप ऑफ डेथ। उसी समय असीमित महासागर के दूसरी ओर एक ठंडा काला धातु का जहाज समुद्र को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। आकार के मामले में ये ब्लू लाइटनिंग सी स्काई शिप से 100 गुना बड़ा था और इसकी गति भी 100 गुना अधिक थी। शू, वह काला जहाज मृत्यु की एक भयानक आभा विकीर्ण कर रहा था जिसने आकाश को ढक लिया था। जहां जहां से यह मृत्यु का जहाज गुजरता, समुद्र के भीतर के सभी जीव, समुद्री डाकू और व्यापारी थरथर कांपने लगते। सावधान रहो, यह मृत्यु का जहाज है। पास के एक 2 स्टार संप्रदाय के वॉइड गॉड रियलम विशेषज्ञ ने इसे महसूस करते हुए चेतावनी दी। जहाज के एक पुराने केबिन के भीतर हालांकि हमने 10,000 वुड सेक्रेड लैंड के टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग करके ट्रू मार्शल सेक्रेड लैंड तक पहुंचने में बहुत समय बचा लिया है, फिर भी यात्रा बहुत लंबी है, एक युवक ने आह भरी। वह पूरी तरह से ऊब चुका था। ट्रू मार्शल सेक्रेड लैंड बहुत मजेदार है, आप मुझे और घुमाने क्यों नहीं ले जाते? सफ़ेद आंखों वाली छोटी बच्ची ने कहा। उनकी लंबी और छोटी आकृतियां कमरे से बाहर निकलकर जहाज के डेक पर आ गईं। मिशन पूरा करने के बाद मैं तुम्हें जितना चाहो उतना खेलने दूंगा। यदि हम इस मिशन को पूरा नहीं करते हैं तो मास्टर की सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, युवक ने कहा। मिशन? सफ़ेद आंखों वाली छोटी बच्ची रुकी। हालांकि उसकी साधना कल्टीवेशन में ज़्यादा बदलाव नहीं आया था, लेकिन उसके अस्तित्व की स्थिति ट्रू लॉर्ड रैंक तक पहुंच गई थी और असीमित महासागर के वातावरण के अनुकूल हो गई थी। उस शांत युवक की आंखें जिज्ञासा के साथ लड़की पर टिकी थीं। एम्परर ऑफ डेथ, मृत्यु के सम्राट के 2 से अधिक शिष्य थे, लेकिन उस युवक ने अपने मास्टर को अपने किसी भी शिष्य के साथ इतना उदार कभी नहीं देखा था। उन्हें इतने सारे संसाधन दिए गए थे लेकिन कोई साधना तकनीक, कल्टीवेशन तकनीक नहीं दी गई थी। श्वा श्वा श्वा, सफ़ेद आंखों वाली छोटी बच्ची ने अपने होंठ चबाए और एक ब्रश पकड़ा जैसे कुछ बना रही हो। युवक ने उस पर नज़र डाली और देखा कि वह बच्ची समुद्र के किसी जीव का चित्र बनाने की कोशिश कर रही है। सीनियर मार्शल ब्रदर, अगर हम मिशन पूरा कर लेंगे तो आप मुझे घुमाने ले जाएंगे न? नन्ही सफ़ेद आंखों वाली बच्ची ने मासूमियत से पूछा। बिल्कुल, उस शांत युवक ने मुस्कुराते हुए एक नेक भावना प्रकट की। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर नन्ही बच्ची की नाक थपथपाई। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी बात पर कायम रहेंगे। नन्ही बच्ची ने वह चित्र उस युवक को थमा दिया। यह क्या है? युवक ने अपने हाथ में मौजूद उस चित्र को देखा। चित्र बहुत सफाई से नहीं बनाया गया था, लेकिन वह फिर भी समझ सकता था कि इसमें एक विशाल महासागरीय व्हेल को मृत दिखाया गया है। हालांकि गौर करने वाली बात यह थी कि उस विशाल महासागरीय व्हेल का दिल गायब था। लिमिटलेस ओशन व्हेल, असीमित महासागरीय व्हेल। युवक की आंखें चमक उठीं और उसने नन्ही बच्ची की ओर गहरी नज़र डाली। नक्शा लाओ और मुझे दिखाओ कि इन कुछ दर्जन द्वीप क्षेत्रों में कहाँ कहाँ विशाल महासागरीय व्हेल पाई जाती हैं। इसके बाद हम एक ऐसी विशाल व्हेल का शव ढूंढेंगे जिसका दिल निकाल लिया गया हो। जेमिनाई सेड। अध्याय 586, वॉइड ओशन स्पिरिचुअल पैलेस। 2 दिन बाद ब्लू लाइटनिंग सी स्काई शिप अपने गंतव्य के करीब पहुंचते समय पहले की तुलना में बहुत धीमा हो गया था। कप्तान के केबिन के भीतर नकुल शॉ ने अपनी आंखें खोलीं और एक बार फिर अपने मुंह से खून पोंछा। नन्ही चोर बिल्ली उसके कंधे पर बैठी थी और एंशियंट ड्रीम रियलम, प्राचीन स्वप्न लोक की आभा को सोख रही थी। पिछले दर्जन भर दिनों में नकुल शॉ ने हृदय रक्तसार के 3 पीपों का उपयोग किया था और वह कई बार प्राचीन स्वप्न लोक में प्रविष्ट हुआ था। हृदय रक्तसार के उपयोग के बाद उसके अस्तित्व की स्थिति और शरीर में नाटकीय सुधार हुआ था। उसकी स्थिति अब लगभग एक ग्रेट ओरिजिन कोर रियलम अधिपति के तुल्य थी और इसके कारण उसकी रक्तरेखा ब्लडलाइन की शक्ति भी अधिक शुद्ध हो गई थी। बेशक ये प्राचीन स्वप्न लोक की आभा के कारण भी था। नन्ही चोर बिल्ली को भी इसका लाभ मिला, लेकिन नकुल शॉ बिल्ली में कोई विशेष अंतर नहीं देख पा रहा था। मेरे अस्तित्व की स्थिति और शरीर अब मेरी सबसे बड़ी ताकत हैं। उसके बाद मेरी आत्मा की शक्ति और मानसिक ऊर्जा आती है, जो दोनों स्मॉल ओरिजिन कोर रियलम के बराबर हैं। सबसे नीचे मेरी साधना कल्टीवेशन है। नकुल शॉ को अजीब लगा। अतीत में वह मानसिक ऊर्जा में विशेषज्ञ था और उसके शरीर को किसी और के मुकाबले कोई लाभ नहीं था, लेकिन अब उसके अस्तित्व की स्थिति और शरीर ने उसकी साधना और आत्मा की शक्ति दोनों को पीछे छोड़ दिया था। हालांकि साधना का मार्ग ही स्वयं के अस्तित्व की स्थिति को ऊपर उठाना है। कंसोलिडेटेड रियलम के 9 रैंकों से लेकर असेंडेड रियलम के 7 आसमानों 7 स्काइज तक का ध्यान शरीर को मजबूत करने और अपनी क्षमता को बाहर निकालने पर केंद्रित होता है।
असेंडेड रियलम से ट्रू स्पिरिट रियलम तक की यात्रा किसी के अस्तित्व की स्थिति में एक नाटकीय उछाल है, और इसके बाद ही कोई वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी प्रकृति के साथ संवाद कर सकता है। एक बार जब कोई ट्रू स्पिरिट रियलम तक पहुंच जाता है तो वे नश्वर लोगों के जीवनकाल को पार कर जाते हैं और 2 या 300 साल तक जीवित रह सकते हैं। ट्रू स्पिरिट रियलम से ओरिजिन कोर रियलम तक पहुंचना प्रकृति के साथ एकाकार होने के बारे में है। किसी की जीवन शक्ति और सामर्थ्य नाटकीय रूप से बढ़ जाती है। नकुल शॉ जो जानता था उसके अनुसार ओरिजिन कोर रियलम का योद्धा 500 से 800 वर्ष तक जीवित रह सकता है। यद्यपि उसके पास ओरिजिन कोर रियलम की साधना नहीं थी, फिर भी उसकी जीवन शक्ति और शरीर लगभग एक ग्रेट ओरिजिन कोर रियलम के बराबर हो चुके थे, जिसका अर्थ था कि वह कई 100 वर्षों तक और जीवित रह सकता था। कप्तान, आपके नक्शे के अनुसार हम लगभग पहुंच ही चुके हैं। स्मृति की आवाज आई। नकुल शॉ डेक पर बाहर निकला और दूर क्षितिज की ओर देखने लगा। नक्शे पर वह निशान भले ही छोटा था, लेकिन वास्तविकता में वह क्षेत्र अत्यंत विशाल था। उदाहरण के लिए, नक्शे के अनुसार वे वॉइड ओशन स्पिरिचुअल पैलेस के कुछ दर्जन हजार मील के दायरे में थे। नकुल शॉ ने अपनी गॉड स्पिरिचुअल आई का उपयोग करने का जोखिम नहीं उठाया और इसके बजाय नाविकों को निगरानी करने का आदेश दिया। ब्लू लाइटनिंग सी स्काई शिप धीरे धीरे समुद्र से होकर गुजरा। शू, एक निश्चित क्षण में उनके सिर के ऊपर से एक सॉवरेन अधिपति की आभा गुजरी, जिससे सभी नाविक सतर्क हो गए। आने वाला व्यक्ति बैंगनी वस्त्र पहने एक मध्यम आयु वर्ग का पुरुष था, जो ब्लू लाइटनिंग सी स्काई शिप पर नजर पड़ने पर कुछ देर के लिए रुका, लेकिन फिर जल्द ही उड़ गया। कुछ समय बाद 100 एक हाफ सटेप ओरिजिन कोर रियलम और 2 पीक ट्रू लॉर्ड रैंक के योद्धा एक निश्चित दिशा में साथ यात्रा कर रहे थे। जाहिर तौर पर ट्रू मार्शल सेक्रेड लैंड के प्रतिभावान योद्धाओं ने लुओजेन संप्रदाय के कई कोर शिष्यों को आसानी से हरा दिया, जिनमें 6 यूथ प्रोडिजीज 6 युवा विलक्षण प्रतिभाओं में से एक अन्य भी शामिल था। लुओजेन संप्रदाय वह 1000 फ्लोइंग आइलैंड जोन के 5 2 स्टार संप्रदायों में से एक है, और उन 6 में से प्रत्येक की साधना ओरिजिन कोर रियलम के स्तर की है। मैंने सुना है कि अन्य 3 प्रहारों को भी नहीं रोक सका। उन तीनों यात्रियों की गति तेज नहीं थी और वे रास्ते में बातें करते जा रहे थे। उनकी नज़र ब्लू लाइटनिंग सी स्काई शिप पर पड़ी, लेकिन वे उड़ते रहे। उन तीनों का पीछा करो। नकुल शॉ की जीवन शक्ति और शरीर लगभग एक ग्रेट ओरिजिन कोर रियलम के बराबर था, इसलिए बिना किसी विशेष प्रयास के भी वह 10 मील के दायरे में होने वाली हर बात सुन सकता था। चलो। जैसे ही ब्लू लाइटनिंग सी स्काई शिप ने दिशा की पुष्टि की, नाविकों ने गति बढ़ा दी। शू, ब्लू लाइटनिंग सी स्काई शिप के समान आकार का एक असीमित महासागरीय जहाज पास से उड़कर निकला। क्या वह समुद्री डाकुओं का जहाज नहीं है? नकुल शॉ की नज़र जहाज पर मौजूद दर्जनों खूंखार चेहरों पर पड़ी। वे डरावने लग रहे थे और स्पष्ट रूप से सामान्य नाविक नहीं थे। जहाज पर एक काना, एक आंख वाला अधिपति डेक पर खड़ा था। उस काने कप्तान ने नीचे वाले जहाज की ओर देखा और उसके चेहरे पर अजीब भाव आ गए। उसने अपनी आध्यात्मिक संवेदना स्पिरिचुअल सेंस से जांच की और पाया कि जहाज अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री से बना था और कप्तान केवल हाफ सटेप ओरिजिन कोर रियलम का एक युवक था। इसके अलावा देखने से ऐसा लग रहा था कि यह जहाज समुद्री डाकुओं के लिए ही बनाया गया था। बॉस, क्या हमें हमला करना चाहिए? एक हाथ वाले समुद्री डाकू ने क्रूरता से हंसते हुए पूछा। हम वॉइड ओशन स्पिरिचुअल पैलेस में प्रवेश करने वाले हैं। आसपास कई विशेषज्ञ मौजूद हैं, इसलिए बेहतर होगा कि हम मुसीबत मोल न लें। काने समुद्री डाकू कप्तान ने अफसोस के साथ आह भरी और अपना सिर हिला दिया। टिल्ड समुद्री डाकुओं का जहाज नकुल शॉ के सिर के ऊपर से निकल गया और वे लोग हंसने लगे, जिससे नकुल शॉ हैरान रह गया। इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वॉइड ओशन स्पिरिचुअल पैलेस में हर तरह के लोग यात्रा करते थे। अगले 1000 मील तक उड़ने के बाद और भी अधिक विशेषज्ञ और जहाज दिखाई देने लगे। वहां किसी सॉवरेन अधिपति का दिखना कोई दुर्लभ बात नहीं थी, और कभी कभी ग्रेट ओरिजिन कोर रियलम की आभा भी महसूस होती थी। देखो, एक नाविक चिल्लाया। सामने नीली रोशनी का एक गोला दिखाई दिया, जो जैसे जैसे वे करीब आ रहे थे और बड़ा होता जा रहा था और एक शानदार चमक के साथ चमक रहा था। 100 आसपास की कई आकृतियां अपने जहाज़ों के साथ उस प्रकाश के गोले की ओर बढ़ रही थीं। जैसे जैसे वे करीब आ रहे थे, नीली रोशनी का वह गोला और भी बड़ा और स्पष्ट होता गया, जिससे एक महल की संरचना दिखाई देने लगी। महल की बाहरी परत एक दीवार जैसी लग रही थी, जो महल और किले का मिश्रण थी। वह नीली रोशनी इनलैंड लेयर भीतरी परत जैसी लग रही थी, वैसी ही जैसी एक डेसोलेट माउंटेन के चारों ओर थी। तो वह वॉइड ओशन स्पिरिचुअल पैलेस है। नकुल शॉ और उसके साथी अपने जहाज के डेक पर खड़े होकर उसका बारीकी से निरीक्षण करने लगे।
शू, आसपास के सभी विशेषज्ञ उस नीली रोशनी के गोले में उड़कर समा रहे थे। ये एक डेसोलेट माउंटेन से अलग था क्योंकि इस नीली रोशनी में प्रवेश करने के लिए केवल कुछ विशिष्ट द्वार ही थे। देखने में महल का घेरा केवल कुछ 100 गज का लग रहा था, लेकिन इसका वास्तविक आकार कहीं अधिक बड़ा होने वाला था। नकुल शॉ और उसके साथी जल्द ही उस नीली रोशनी में प्रविष्ट हुए। जैसे ही नकुल शॉ उससे गुजरा, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, और फिर उसे हेवन अर्थ युआन क्यूई के एक सघन प्रवाह का अनुभव हुआ। श्वा, वह महल और भी बड़ा होता गया, जिससे एक नई दुनिया का अनावरण हुआ। यह एक महल है। नकुल शॉ और उसके साथी हक्के बक्के रह गए। महल के बजाय इसे वॉइड ओशन स्पिरिचुअल सिटी, शून्य महासागर आध्यात्मिक शहर कहना अधिक उचित होता। वॉइड ओशन स्पिरिचुअल पैलेस, महल पर सोने से चमकते ये 4 शब्द खुदे हुए थे, जिनसे निकलने वाली आभा देवताओं और भूतों तक को स्तब्ध कर देने वाली थी। वॉइड ओशन स्पिरिचुअल पैलेस वास्तव में साधारण नहीं है। नकुल शॉ ने उन शब्दों को देखते ही अपनी आत्मा पर एक दबाव महसूस किया। किसी की मानसिक ऊर्जा का स्तर जितना ऊंचा होता, यह एहसास उतना ही तीव्र था। वह निश्चित था कि इन शब्दों को लिखने वाला कम से कम वॉइड गॉड रियलम का योद्धा रहा होगा। 100 वहां एकत्र हुए सभी विशेषज्ञों ने प्रवेश द्वार से अंदर जाने से पहले एक टोकन निकाला। प्रवेश द्वार पर कुल 8 स्मॉल ओरिजिन कोड रियलम के योद्धा तैनात थे, जिनसे निकलने वाली शक्तिशाली आभा चोरी छिपे प्रवेश करने की कोशिश करने वालों को डराने के लिए पर्याप्त थी। रुको, नकुल शॉ ने ब्लू लाइटनिंग सी स्काई शिप को समेट कर रख लिया और नाविकों को अपने पीछे आने का इशारा किया। कप्तान, प्रवेश करने के लिए हमारे पास एक विशेष टोकन होना चाहिए, स्मृति ने कहा। प्रवेश द्वार के पास एक बगल वाला हॉल था जो टोकन देने का काम करता था, और जब नकुल शॉ और उसके साथी वहां पहुंचे तो वहां पहले से ही एक लंबी कतार लगी थी। एक वॉइड ओशन टोकन की कीमत 100 हाई ग्रेड प्राइमल क्रिस्टल स्टोन है, और आपके रुकने के प्रत्येक दिन के लिए 10 अतिरिक्त स्टोन लगेंगे, एक लंबी दाढ़ी वाले बूढ़े ने झुंझलाते हुए कहा। एक दिन के लिए 10 हाई ग्रेड प्राइमल क्रिस्टल स्टोन, ये तो डकैती है। 10 हाई ग्रेड प्राइमल क्रिस्टल स्टोन 1 लाख लो ग्रेड प्राइमल क्रिस्टल स्टोन के बराबर हैं, जिन्हें 10 करोड़ सबस्टैंडर्ड प्राइमल क्रिस्टल स्टोन में बदला जा सकता है। वहां मौजूद कई ट्रू लॉर्ड रैंक के योद्धाओं ने असंतोष व्यक्त किया। बाहरी दुनिया में लो ग्रेड प्राइमल क्रिस्टल स्टोन ही मानक थे। जहां तक सबस्टैंडर्ड प्राइमल क्रिस्टल स्टोन की बात है, वे केवल छोटी जगहों तक सीमित थे। प्राइमल क्रिस्टल स्टोन को कई श्रेणियों में बांटा गया था, लो, मिड, हाई और पीक। 100 हाई ग्रेड प्राइमल क्रिस्टल स्टोन 10,000 मिड ग्रेड, 10 लाख लो ग्रेड या 10 करोड़ सबस्टैंडर्ड प्राइमल क्रिस्टल स्टोन के बराबर थे। प्रवेश शुल्क काफी महंगा है। केवल टोकन ही 100 हाई ग्रेड प्राइमल क्रिस्टल स्टोन का है। स्मृति और अन्य नाविकों ने खुद को कमजोर महसूस किया। बेशक, ट्रू लॉर्ड रैंक के योद्धाओं के लिए 10 लाख लो ग्रेड प्राइमल क्रिस्टल स्टोन कोई बहुत बड़ी राशि नहीं थी। नकुल शॉ उन्हें हर महीने जो वेतन देता था, वह इस राशि से कहीं अधिक था, लेकिन ये तो सिर्फ प्रवेश शुल्क था। तुम्हें क्या पता? वॉइड ओशन टोकन की कीमत 100 हाई ग्रेड प्राइमल क्रिस्टल स्टोन से कहीं ज्यादा है, और इसका उपयोग हर वॉइड ओशन स्पिरिचुअल पैलेस में किया जा सकता है। यह आध्यात्मिक महल एक व्यक्ति द्वारा बनाया गया एक अलग आयाम है, और प्रत्येक दिन यहाँ खर्च होने वाले प्राइमल क्रिस्टल स्टोन की मात्रा एक हाफ स्टार कबीले को खरीदने के लिए पर्याप्त है, दाढ़ी वाले बूढ़े ने ठंडी हंसी के साथ कहा। हालांकि इन नए लोगों को लगा कि कीमत अनुचित है, फिर भी उन्होंने इसे खरीद लिया। जेमिनाई सेड, 11 लोग। नकुल शॉ ने सीधे मुद्दे की बात की। 11। दाढ़ी वाले व्यक्ति ने उन पर नजर डाली और उसे केवल 10 ही दिखाई दिए, लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा। वहां नकुल शॉ, स्मृति और 8 नाविक थे। प्रत्येक टोकन एक पहचान थी। बस एक नाम या उपनाम दर्ज करने की आवश्यकता थी। अपना असली नाम देना जरूरी नहीं था। 11वां टोकन कंकाल डिवीजन लीडर अरूप के लिए तैयार किया गया था, और नकुल शॉ ने उस टोकन में स्केलेटन कंकाल उपनाम डाल दिया। उसी समय उसने 2 महीने तक रुकने का शुल्क भी चुका दिया। दाढ़ी वाला बूढ़ा नकुल शॉ को आश्चर्य से देखे बिना नहीं रह सका। एक सामान्य विशेषज्ञ के लिए लगभग 1 दर्जन टोकन और 2 महीने के प्रवास का भुगतान करना इतना आसान नहीं था। कतार में लगे लोग भी नकुल शॉ को एक नई दृष्टि से देखने लगे। टोकन मिलने के बाद नकुल शॉ ने समूह का नेतृत्व किया और महल के मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर कदम रखा। 100 वे 10 जल्द ही वॉइड ओशन स्पिरिचुअल पैलेस में दाखिल हुए, और एक व्यस्त दुनिया उनकी आंखों के सामने आ गई। जेमिनाई सेड, अध्याय 587, दुश्मनों का मिलन। वॉइड ओशन स्पिरिचुअल पैलेस बाहर से एक चमकते हुए नीले क्रिस्टल जैसा दिखता था, लेकिन एक बार इसके भीतर प्रवेश करने पर एहसास होता था कि अंदर एक भव्य शहर बसा हुआ है। वास्तव में यह आध्यात्मिक महल जितना दिखता था उससे कहीं अधिक विशाल था। ये कैनोपी ग्रेट कंट्री छत्र महान देश से भी बड़ा था। शुओ, शुओ, शुओ,
पूरे शहर में कई रंग बिरंगी आकृतियां चमक रही थीं, जिनमें उड़ने वाले शिकारी जीव और विभिन्न आकारों के जहाज शामिल थे। उनमें से बड़े जहाज ब्लू लाइटनिंग सी स्काई शिप से 10 गुना अधिक विशाल थे और उनमें कई सौ लोग समा सकते थे। नकुल शॉ और उसके साथियों की दृष्टि में कई विशाल हॉल और कड़ी सुरक्षा वाली इमारतें थीं। इसके अलावा वहां छोटे और बड़े हर प्रकार के विभिन्न दुकान और बाजार मौजूद थे। वहां व्यक्तिगत स्टॉल भी लगे थे और विक्रेता दुनिया भर से आए विशेषज्ञ थे। व्यस्त इलाके शोर शराबे और लोगों से भरे हुए थे। इस विशाल आध्यात्मिक महल शहर का पूरा क्षेत्र जंगलों और झरनों से घिरा हुआ था। यहाँ से बाहर के असीमित महासागर को भी देखा जा सकता था। नाविकों की आंखें चमक रही थीं और वे सब कुछ बड़े विस्मय से देख रहे थे। इस आध्यात्मिक महल का आंतरिक हिस्सा पर्पल सेंट रूइंस से भी बड़ा है। नकुल शॉ ने यहाँ पर्पल सेंट रूइंस जैसी ही एक आभा महसूस की। ये दोनों ही जगहें एक दूसरे से संबंधित थीं। ये दोनों मानव निर्मित आयाम आर्टिफिशियल डायमेंशन थे, प्राकृतिक रूप से बने हुए नहीं। यहाँ और पर्पल सेंट रूइंस में एक स्पष्ट अंतर भी था। पर्पल सेंट रूइंस एक बंद आयाम था जो विरासतों के लिए बना था और अपने आप चल सकता था। उसे प्राइमल क्रिस्टल स्टोन या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। दूसरी ओर वॉइड ओशन स्पिरिचुअल पैलेस एक लघु भूभाग की तरह था जो बाहरी दुनिया से जुड़ा था और जिसे बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता थी। जब तक पर्याप्त प्राइमल क्रिस्टल स्टोन थे, वॉइड ओशन स्पिरिचुअल पैलेस अनिश्चित काल तक चल सकता था। बेशक अंतरों के बावजूद आयाम बनाने की क्षमता अभी भी अविश्वसनीय थी। यहाँ की हेवन अर्थ युआन क्यूई एक डेसोलेट माउंटेन से कई गुना बेहतर है। यह शायद तीनों संप्रदायों के बराबर है। स्मृति की आंखें नज़ारा देखकर हैरानी से भरी थीं। स्पिरिचुअल पैलेस बेहद हलचल भरा था और यह एक डेसोलेट माउंटेन से कई गुना अधिक उन्नत था। सीधे शब्दों में कहें तो यह एक उच्च स्तरीय बाजार था जहां सभी विशेषज्ञ एकत्रित होते थे। कप्तान, ऐसा लगता है कि यह आपका पहली बार वॉइड ओशन स्पिरिचुअल पैलेस में प्रवेश है ना? अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं फिरदौस आपकी मदद कर सकता हूं और आपसे वादा करता हूं कि सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा। एक सम्मानजनक आवाज़ सुनाई दी। नकुल शॉ के कदम रुक गए और उसने एक विद्वान की तरह कपड़े पहने युवक का निरीक्षण किया। वह युवक एक बर्फ जैसे सफ़ेद पंख वाले घोड़े पेगासस पर सवार था और उसकी आंखें साफ थीं। उसने झुककर अभिवादन किया और मुस्कुराया। उसकी नज़र किसी अन्य अधिपति या विशेषज्ञ पर नहीं, केवल नकुल शॉ पर पड़ी। फिरदौस, तुम्हारी कीमत क्या है? नकुल शॉ ने दिलचस्पी के साथ इस युवक का नाम बुदबुदाया। फिरदौस की उम्र नकुल के समान ही थी और उसकी साधना लेट स्टेज ट्रू लॉर्ड रैंक की थी। हालांकि ये वह नहीं था जिसने नकुल की दिलचस्पी जगाई। फिरदौस नाम का ये युवक लोगों को घुमाने और मार्गदर्शन करने का काम करता था। फिरदौस मेरा उपनाम है। अगर कप्तान वॉइड ओशन स्पिरिचुअल पैलेस आए हैं तो इसका मतलब है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। मैं आपका मार्गदर्शन कर सकता हूँ। जहाँ तक शुल्क की बात है, ये सब इस पर निर्भर करता है कि कप्तान मुझे क्या इनाम देना चाहते हैं। युवक मुस्कुराया और अपनी आंखों के कोने से युवा कप्तान को देखते हुए झुक गया। वास्तव में ये फिरदौस भी बेचैन और घबराया हुआ था। हालांकि यह अतिथि ओरिजिन कोर रियलम का नहीं था, लेकिन अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि यह व्यक्ति अमीर था। फिरदौस ने अपनी नज़रें युवा कप्तान पर तभी जमा ली थी जब उसने एक साथ सभी वॉइड ओशन टोकन खरीदे थे। ठीक है, हम दोनों को वही मिलेगा जो हम चाहते हैं। नकुल शॉ एक पल के लिए रुका। जहां तक तुम्हारे इनाम की बात है, यह इस पर निर्भर करता है कि तुम मुझे कितने फ़ायदे पहुंचा सकते हो। धन्यवाद। फिरदौस ने मन ही मन एक लंबी सांस ली। कप्तान, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप वॉइड ओशन स्पिरिचुअल पैलेस क्यों आए हैं? मैं आपकी हर ज़रूरत में मदद कर सकता हूं। फिरदौस ने अपने सिर का पसीना पोंछा और नकुल शॉ के ठीक पीछे चलने लगा। पहले मुझे आसपास घुमाओ। नकुल शॉ ने तुरंत जवाब नहीं दिया और शांत बना रहा। ठीक है, मेरे पीछे आइए। फिरदौस ने गर्मजोशी से नकुल शॉ और उसके साथियों को वॉइड ओशन स्पिरिचुअल पैलेस से परिचित कराया। ऊंची शानदार इमारतें दिखाई देने लगीं और उनमें से अधिकांश के चारों ओर गार्ड तैनात थे। मेरे प्रभु, देखिए, यहाँ के बाजारों में चारों ओर गार्ड होते हैं क्योंकि ये आधिकारिक तौर पर संचालित एक्सचेंज हैं। इनमें तकनीक, आध्यात्मिक गोलियां, पिल्स, संसाधन, शिकारी जीव, हथियार, जहाज, गार्ड और दुकानों जैसे 90% से अधिक विनिमय शामिल हैं। फिरदौस ने समझाना शुरू किया। आधिकारिक। नकुल शॉ ने महसूस किया कि गार्ड उन इमारतों की रक्षा कर रहे थे जो वॉइड ओशन स्पिरिचुअल पैलेस की थीं। अधिक सटीक रूप से, जो आध्यात्मिक पावन भूमि स्पिरिचुअल सेक्रेड लैंड्स की थीं। इन एक्सचेंजों का बाजार बहुत निष्पक्ष है और यहाँ किसी भी तरह की धोखाधड़ी नहीं होती है। हालांकि कीमत बाजार मूल्य से थोड़ी अधिक है, फिरदौस ने आगे कहा।
इसके बाद नकुल शॉ की नज़रें उन निजी दुकानों पर पड़ी जहां कोई गार्ड नहीं था। उन दुकानों में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हो सकती हैं और कुछ एक्सचेंज आधिकारिक रूप से चलने वाले एक्सचेंजों से छोटे नहीं हैं। उन दुकानों के पीछे कई बड़ी ताकतें और पृष्ठभूमियां हैं, जिनमें कुछ 2 स्टार संप्रदाय भी शामिल हैं। जेमिनाई सेड। फिरदौस ने अपनी बात जारी रखी। उड़ते हुए वे कई खूबसूरत नज़ारों के बीच से गुजरे। ये छोटे स्टॉल मुक्त बाजार फ्री मार्केट हैं। ये थोड़े अव्यवस्थित हैं और यहाँ सामान की गुणवत्ता कम हो सकती है, लेकिन फ़ायदा यह है कि यहाँ कोई भी अपनी इच्छानुसार व्यापार कर सकता है। पूरा समूह मुक्त बाजार में पहुंचा। ये जगह शोर शराबे और सौदेबाजी से भरी थी, बिल्कुल किसी असली बाजार की तरह। सौदेबाजी करने वाले अधिकांश लोग ट्रू लॉर्ड रैंक के थे, लेकिन काफ़ी संख्या में हाफ सटेप ओरिजिन कोर और स्मॉल ओरिजिन कोर के योद्धा भी वहां मौजूद थे। यहाँ तक कि कुछ ग्रेट ओरिजिन कोर के अधिपति भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए वहां टहल रहे थे। कि अगर किसी की किस्मत अच्छी हो तो वह बहुत सस्ती कीमत पर दिव्य हथियार खरीद सकता है। फिरदौस हंसा। यहाँ तो हर तरह के लोग हैं और काफ़ी उथल पुथल है। कोई यहाँ अच्छा खजाना कैसे पा सकता है? स्मृति ने अविश्वास से पूछा। उसकी नज़रें बड़े एक्सचेंजों और दुकानों पर टिकी थीं। इस देवी ने जो कहा वह पूरी तरह सही नहीं है। फिरदौस ने अपना सिर हिलाया और रहस्यमयी लहजे में बोला, 10 साल पहले एक अधिपति ने एक प्राचीन वस्तु का आधा हिस्सा हेवन हॉट डिवाइन पेंडेंट केवल 100 हाईग्रेड प्राइमल क्रिस्टल स्टोन में खरीदा था। इसका मूल्य प्राइमल क्रिस्टल स्टोन की गिनती से कहीं ऊपर था। उस अधिपति ने हेवन हॉट डिवाइन पेंडेंट के उस आधे हिस्से का उपयोग किया और कई वर्षों तक साधना की, जिससे वह वॉइड गॉड रियलम शून्य देव स्तर तक पहुंच गया, जिसने आसपास के कई द्वीप क्षेत्रों और यहां तक कि आध्यात्मिक पावन भूमियों को भी चौंका दिया था। प्राचीन काल की वस्तु हेवन हॉट डिवाइन पेंडेंट। नकुल शॉ का दिल धड़क उठा। उसने नहीं सोचा था कि यहाँ ऐसी अनोखी चीज मिल सकती है। इस दुनिया का सबसे प्रारंभिक युग प्राचीन युग एंशियंट एरा था। उसके बाद अनादि युग इममेमोरियल एरा, फिर अतीतानुगत युग अटाविस्टिक एरा और फिर वर्तमान फैन यूनिवर्स आया। प्राचीन युग प्राचीन महाद्वीप के विनाश के सबसे करीब का समय था, जो किंवदंतियों से भरा था। म्याओ म्याओ। नन्ही चोर बिल्ली नकुल शॉ के कंधे पर कूदी और अपनी आंखों से चारों ओर देखने लगी। वह कौन सी जगह है? कुछ नाविकों का ध्यान एक अखाड़े अरेना की ओर गया जो एजोर फ्लावर कॉन्टिनेंट के किसी भी अखाड़े से 10 गुना से भी ज्यादा बड़ा था। वह विशाल अखाड़ा कई 100 मील में फैला था। बीच में मुख्य मुकाबला क्षेत्र था, जबकि दर्शक चारों ओर बैठकर देख रहे थे। वह वॉइड ओशन अरेना है, जिसे आध्यात्मिक महल के अधिकारियों द्वारा स्थापित किया गया है। यहाँ दोस्ताना अभ्यास के साथ साथ जुआ, गैम्बलिंग और विवादों को सुलझाने के लिए जीवन मरण की लड़ाइयाँ भी होती हैं। फिरदौस ने मुस्कुराते हुए कहा। इसी समय अखाड़े के भीतर हेवन अर्थ युआन क्यूई में हलचल शुरू हो गई। अधिपतियों के बीच युद्ध। नकुल शॉ केवल अखाड़े के भीतर की आभा को महसूस कर सकता था, लेकिन वह बारीकियों को नहीं देख पा रहा था। ट्रू मार्शल सेक्रेड लैंड के 2 प्रतिभाशाली योद्धा कुछ दिन पहले इस अखाड़े में उतरे थे, जिससे इसकी लोकप्रियता बहुत बढ़ गई है। अकेले एक दिन के प्रवेश शुल्क से ही अखाड़े ने भारी कमाई की है। फिरदौस ने आह भरी। ट्रू मार्शल सेक्रेड लैंड के प्रतिभावान योद्धा। स्मृति और नाविक सम्मान और जिज्ञासा से भर गए। पूरे कैंग महासागर में केवल 3 आध्यात्मिक पावन भूमियां थीं और उनमें से प्रत्येक सर्वोच्च थी। केवल आध्यात्मिक पावन भूमियां ही 3 स्टार 3 सितारा शक्तियों को जन्म दे सकती हैं। नकुल शॉ भी यह जानने के लिए उत्सुक हुए बिना नहीं रह सका कि आध्यात्मिक पावन भूमि के प्रतिभाशाली योद्धा कितने शक्तिशाली होते हैं। वर्तमान में उसने केवल 2 स्टार और 2.5 सितारा संप्रदायों के योद्धाओं के साथ ही मुकाबला किया था। वास्तव में लुसिफर प्यो मून स्पिरिचुअल सेक्ट का मुख्य शिष्य भी नहीं था। आखिरकार पर्पल सेंट रूइंस में प्रवेश करने की एक आयु सीमा थी। जहां तक पीक 2 स्टार संप्रदायों और 3 स्टार शक्तियों की बात है, नकुल शॉ उनसे पहले कभी नहीं मिला था। वह जो जानता था उसके अनुसार एक शक्ति दूसरी शक्ति से 10 गुना अधिक मजबूत हो सकती है, भले ही वे एक ही स्टार स्तर के भीतर हों। उदाहरण के लिए, एक सामान्य 2 स्टार संप्रदाय और एक पीक 2 स्टार संप्रदाय के बीच का अंतर। जेमिनाई सेड। 1 स्टार स्कारलेट मून रिलीजन रक्त चंद्र धर्म अपने चरमोत्कर्ष के दौरान महाद्वीप के 10 महान कबीलों से एक साथ लड़ने में सक्षम था। यदि कप्तान चाहें तो हम अंदर जा सकते हैं, फिरदौस ने सुझाव दिया। जरूर, हमें आध्यात्मिक पावन भूमियों के कुछ प्रतिभावान योद्धाओं को देखने दो। नकुल शॉ जिज्ञासा से भरा था। 100 ब्लू लाइटनिंग सी स्काईशिप का समूह फिरदौस के नेतृत्व में अखाड़े अरेना की ओर चला। जैसे ही नकुल शॉ अखाड़े के करीब पहुंचा, उसकी गॉड स्पिरिचुअल आई और रक्तरेखा अचानक कांप उठी। जब समूह ने अखाड़े में प्रवेश किया तो वहां पहले से ही कई लोग उसकी ओर उड़ रहे थे, जिसमें एक तिकड़ी शामिल थी, एक
ग्रेट ओरिजिन कोरियलम अधिपति, एक युवक और एक युवती। वह युवक सुंदर था और युवती अत्यंत आकर्षक थी। जब हम यहाँ हैं ही तो हम उस असीमित महासागरीय वेल का भी निपटारा कर लेंगे और तुम्हें दुनिया दिखाने के लिए ले चलेंगे। आखिरकार आध्यात्मिक पावन भूमियों के प्रतिभावान योद्धाओं में तो मेरी भी रुचि है, सादा कमीज पहने उस अधिपति ने मुस्कुराते हुए कहा।